दिस इज द नेक्स्ट लेक्चर। इससे पहले हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है कि दो मैट्रिक्स है उनको हम इक्विवेलेंट कब बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, बी है। तो ए को और बी को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब बी ए से एक पे सक्सेसफुली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद बी को ऑब्टेन किया गया हो फ्रॉम ए से, देन ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। या फिर बी की हेल्प से बी पे रो एंड कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के किसको ऑब्टेन किया गया हो, ए के, देन वी डिनोट एट इट एज ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी होती है तुम्हारे पास कि अगर तुम्हारे पास ए और बी, ठीक है, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स are said to be similar if are said to be similar if there exist a नॉन सिंगुलर, है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए या पी, ठीक है, such that A is equal to P इनवर्स इंटू बी इंटू पी। ठीक है, अगर तुम्हारे पास ऐसा है तो A और B तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी आगे जाके हम देखेंगे कि जब हम तुम्हारे पास लास्ट चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, तो डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसमें तुम्हारे पास इस टाइप की मैट्रिक्स होगी जिसमें बी जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो हम कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ या जो भी उस पर पूछा गया है उसके आइगन वैल्यू बताओ, ट्रेस बताओ, डिटरमिनेंट बताओ, ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बताओ, आइगन वैल्यू बताओ, तो वो सब हम इस मैट्रिक्स की ना निकाल के बी मैट्रिक्स की फाइंड आउट कर लेंगे और वही तुम्हारे पास मैट्रिक्स किसके लिए आ जाएगी, ए के लिए आएगी। ठीक है, इसलिए जो हमारे पास डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब रिजल्ट क्या है, सबसे पहला रिजल्ट तो यही है कि अगर दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास सिमिलर है तो उनका ट्रेस, डिटरमिनेंट और रैंक तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी यहाँ पे अब करोगे तुम, अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स P मिल गई है ऐसी सच दैट A एंड B आर सिमिलर, तो यहाँ से करेंगे तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रेस ऑफ B के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट ऑफ A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ B के इक्वल, और थर्ड रैंक ऑफ A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रैंक ऑफ B के। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मिनिमल पोलोमियल, आइगन वैल्यूज़, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोलोमियल, वो भी दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगी, सेम। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो कि इफ़ टू मैट्रिसेस आर सिमिलर, ठीक है, इफ़ टू मैट्रिक्स आर सिमिलर देन दे हैव सेम रैंक। ठीक है, रैंक भी सेम होगा, डिटरमिनेंट भी, ठीक है, एंड रैंक, ठीक है, ट्रेस। नेक्स्ट रिजल्ट है कि दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास अगर सिमिलर हो तो उनका इक्विवेलेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट रिजल्ट है तुम्हारे पास इफ़ टू मैट्रिक्स आर सिमिलर देन दे नीड नॉट बी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट होना तुम्हारे पास कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और अगर दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास सिमिलर है, ठीक है, सॉरी इक्विवेलेंट है, तो उनका सिमिलर होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। यानी यहाँ पे इस पर आप इसका रेसिप्रोकल कर सकते हो, इफ़ टू मैट्रिक्स आर सिमिलर की जगह क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर दो तुम्हारे पास मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है देन
दे नीड नॉट बी सिमिलर। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कई कई बार आ जाता है एग्जाम में कि सिमिलर है तो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है तो सिमिलर है। ये दोनों के दोनों इम्प्लीकेशन नहीं होल्ड कर दी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स। कॉन्ग्रुएंट क्या? दे आर इक्विवेलेंट आल्सो, यानी ये होल्ड करता है ना। इफ टू मैट्रिक्स आर, तो ये सेकंड है ना। ठीक है, देन दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एक इम्प्लीकेशन होल्ड करती है, इफ टू मैट्रिसेस आर सिमिलर देन दे आर इक्विवेलेंट। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स से पहले तुम्हारे पास क्या आता है? कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए। ठीक है, उसको डायगोनलाइजेबल हम बनाते हैं, उस टाइम हम इन ऑपरेशंस का यूज करते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन क्या होते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में हमने सबसे पहले रो ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, फिर सिमिलरली उस रो ऑपरेशन को कौन फॉलो करेगा? कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय अप्लाइंग सब्सक्सिव कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन क्या होते हैं तुम्हारे पास? ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन विच इज फॉलो बाय द रो ऑपरेशन। यानी जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स लिख दी, तो तुमने अप्लाई कर दिया R1 अप्रोचेस टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 10, ये क्या हो जाएगा? 3 4 एज इट इज। फिर तुमने इसके तुरंत बाद कौन सा ऑपरेशन लगाना है? C1 अप्रोचेस टू C1 प्लस 2 टाइम ऑफ C2। ठीक है, ये अपने आप लगेगा। फिर तुमने क्या लगाया इस पे? कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगाया है। तो अगर कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगाओगे तो ये तुम्हें ऑपरेशन लगा दिया, तो एवरी रो ऑपरेशन इज फॉलो बाय द कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, तो फिर इस पे लगाना है तुम्हें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? इस पे करोगे तुम तो 7 प्लस 20। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 2 इंटू 4, और ये एज इट इज 10 4। तो एक ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स में चेंज आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन। और अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स ये थी और तुमने किसी मैट्रिक्स पे सक्सेसफुली कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन लगा दिया, तो मान लो जो नई मैट्रिक्स आई इसको तुमने क्या नाम दे दिया? बी मैट्रिक्स नाम दे दिया, तो ए और बी तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ए को कैसे लिखोगे? ऐसे। ठीक है, ये तो हमारे पास इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे तुम क्या लगाओगे? 3 लाइन्स। ओके, देन we say that A is congruent to B। ओके, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इसको मैथमेटिकली, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स लिखनी है तुम्हें। कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A and B are said to be congruent if there exists a non-singular matrix P such that A इज इक्वल टू P, यहाँ पे क्या आएगा? डैश। ठीक है, ट्रांसपोज इंटू B इंटू P। अगर तुम्हारे पास ऐसा है देन दिस इम्प्लाइज दैट A इज कॉन्ग्रुएंट टू B। ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे सिमिलर मैट्रिक्स थी, उसमें डिटरमिनेंट, रैंक और ट्रेस तीनों के तीनों इक्वल थे। लेकिन हमें ये पता है, हमने कल भी पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स पे आप ऑपरेशन लगाते हो, ठीक है, रो ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, तो रैंक सेम रहेगा। तो अगर तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स है तो सिर्फ रैंक के अलावा बाकी सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है, लेकिन रैंक तुम्हारे पास क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी डिटरमिनेंट
और ट्रेस है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन रैंक क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट बन गया, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स हैव सेम रैंक बट determinant and trace need not be same, ठीक है, या इक्वल। तो सिर्फ रैंक की गारंटी दे सकते हैं कि रैंक इक्वल रहेगा, लेकिन डिटरमिनेंट और ट्रेस इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास कॉन्ग्रुएंट है तो वो तुम्हारे पास क्या होंगी, इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट, देन दिस इंप्लाइज दैट दोनों की दोनों तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट बताओ, अगर इक्विवेलेंट है तो नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, यानी इक्विवेलेंट है, इट डज नॉट इम्प्लाइज कि तो दोनों की दोनों तुम्हारे पास मैट्रिक्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एवरी मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स है और वो किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स जो कॉन्ग्रुएंट है वो भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट रिजल्ट हो जाएगा, एवरी मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ए ले लिया और बी ले लिया, और बी को तुमने क्या ले लिया, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक है तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो दोनों के दोनों, ए है बी के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स पी सच दैट पी ट्रांसपोज, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज बी इंटू पी, ओके। अब तुम्हें क्या दिखाना है कि जो मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट है वो भी तुम्हारे पास क्या, सिमेट्रिक, तो ए का क्या ले लो यहाँ पे, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो, बी ट्रांसपोज बी इंटू पी का ट्रांसपोज, ठीक है। यहाँ से किया तो ट्रांसपोज है वो रिवर्सल लॉ से ओपन होता है, तो ये सबसे पहले पी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज और पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ये जगह पी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज पी, और वही मैट्रिक्स आ गई किसके इक्वल आ गई, ए के इक्वल आ गई, एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। पी इनवर्स बी पी सिमिलर के लिए होता है, ठीक है। और यहाँ पे गिवन क्या है तुम्हारे पास है, कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे अगर सिमिलर दिया होता तो फिर रिजल्ट देखते हम, ठीक है। क्या होगा, एवरी मैट्रिक्स, अगर मैं यहाँ पे जैसे स्वीटी ने बोला कॉन्ग्रुएंट की जगह यहाँ पे क्या कर दूँ, सिमिलर कर दूँ मैं, तो क्या होल्ड करेगा रिजल्ट ये, मतलब यहाँ पे अगर सिमिलर लिख दिया होता, मैंने कॉन्ग्रुएंट की जगह सिमिलर लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या तुम्हारे पास ए इज इक्वल टू पी इनवर्स आता ना भी यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे बी इंटू पी, अभी भी बी स्क्वायर किसके इक्वल है, सॉरी बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल, लेकिन ट्रांसपोज है यहाँ पे इनवर्स है ना, कोई रिलेशन नहीं होगा, इसका ट्रांसपोज करोगे इसी के इक्वल आएगा, नहीं आएगा ना, ओके, क्योंकि ट्रांसपोज आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे सिमिलर, ये जो रिजल्ट है किसके लिए है, कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स के लिए है, ओके। अब यहाँ पे मैं अगर सिमेट्रिक के जगह इस रिजल्ट में क्या कर देता, स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट रिजल्ट मैंने बता दिया कि एवरी मैट्रिक्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ए, क्या लिख दूँ यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज क्या आएगा, स्क्यू
सिमेट्रिक। प्रूफ सेम एज इट इज। इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी के, ठीक है। और ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू बी इंटू पी तुम लेके चले हो, क्योंकि उसने क्या दे रखा है, मैट्रिक्स को कॉन्ग्रुएंट दे रखा है। अब तुम ए का ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी के, और यहाँ पे पी का ट्रांसपोज। एंड दिस इंप्लाइज दैट ए, ये माइनस बी आ गया यहाँ से, ठीक है, आगे इसको ले लो तो कितना आ जाएगा, माइनस ए के इक्वल। एंड दिस इंप्लाइज दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, तो रिजल्ट होल्ड करेगा सिमेट्रिक के लिए एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ठीक है। जो तुम्हारे पास ये होता है कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स और सिमिलर मैट्रिक्स, इसका कॉन्सेप्ट हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे, उसमें इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि उसमें तुमने क्या निकालना है, किसी मैट्रिक्स की डेफिनेटनेस निकालनी होती है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेमी पॉजिटिव है, सेमी नेगेटिव है। तो तुम्हें उस मैट्रिक्स को क्या करना पड़ता है, डायगोनलाइजेबल, ठीक है, डायगोनलाइज्ड करना पड़ता है, और उसको तुम किसकी हेल्प से करोगे, कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन की हेल्प से करोगे, ठीक है। उसके बाद डायगोनल एलिमेंट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद देखोगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या कोई भी एक एलिमेंट जब डायगोनल पे जीरो है नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि सेमी है या फिर होल पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसमें तुम्हारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो उसमें जो मैट्रिक्स बनती है, कौन से टाइप की बनती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। अगर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाते वक्त उसकी मैट्रिक्स इंड्यूस करोगे तो वो तुम्हारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो कई बार एग्जाम में दे देता है वो मैट्रिक्स को सिमेट्रिक ही नहीं देता, ठीक है, यानी वो उसके अलजबरा पूछता है कि ये तुम्हारे पास पॉजिटिव डेफिनेट है तो उसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, उसका इन्वर्स बताओ क्या होगा, या फिर उसका इन्वर्स की उसके साथ मल्टीप्लाई बताओ, ए ट्रांसपोज इंटू ए बताओ, ए इन्वर्स इंटू ए बताओ, एंड अप टू सोन इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है ये सिमेट्रिक की। हाँ वो तो रिजल्ट होते हैं बाद में, उसके बाद की आप उसके बाद देख के कर सकते हो, दोनों ही मेथड है ना। बंद कर दो, बंद कर दे या फिर स्टेबल कर दो उसको। ठीक है, वो तो हम डायगोनलाइजेबिलिटी इसलिए चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव डेफिनेट, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, माइनस से आप चेक कर सकते हो, आइगन वैल्यू से आप चेक कर सकते हो, डायगोनलाइजेबल बना के आप उसको चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म से जो मैट्रिक्स इंड्यूस होती है वो तुम्हारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट तुम्हारे पास कि ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स इनवर्स, ठीक है, यानी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स is congruent to its inverse, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए नॉन सिंगुलर है, मतलब उसका डिटरमिनेंट तुम्हारे पास क्या है, नॉन जीरो, इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स पी सच दैट ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इंटू पी, इस तरह होगी, ठीक है। यानी ए है वो ए इनवर्स के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। क्यों होगी, बताओ। मान लो इसका प्रूफ पूछ ले, वो प्रूफ देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स पी है ना, ठीक है। तो इस पी को ही क्या उठा लो, पी इज इक्वल टू ए इनवर्स, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंट जब लिखते हैं तो हमें कैसी मैट्रिक्स चाहिए, नॉन सिंगुलर, ठीक है, पी, और ए का डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, नॉन जीरो, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए क्या हो गई, नॉन सिंगुलर, तो जो इसका इनवर्स आएगा उसी को क्या मान लो, पी, ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो। जब इसको सोल्व करोगे पी इनवर्स करके तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी मैट्रिक्स,
ए ही आ जाएगी। ओके, यानी P ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, या फिर क्या लेके चले ए, ठीक है, इंटू पी, P ट्रांसपोज, P को क्या ले लिया तुमने ए इनवर्स, ठीक है, इसका ट्रांसपोज और यहाँ पे ए और यहाँ पे ए इनवर्स। करो इसको आगे सोल्व, क्या आएगा? यह आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है, सॉरी ए का ट्रांसपोज का इनवर्स, ठीक है, इंटू ए और ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ए ट्रांसपोज का और ए का इनवर्स सेम होता है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, और इसको मैं ए इनवर्स लिख सकता हूँ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इंटू ए पी इज इक्वल टू ए इनवर्स, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए इनवर्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो खुद के कॉन्ग्रुएंट के क्या होती है, खुद के इनवर्स के क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये थी तुम्हारे पास मैट्रिक्स सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ असाइनमेंट करेंगे हम रैंक पे, जो CSI नेट में एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद जो प्रीवियस जो मैट्रिक्स के टाइप थे उसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है, करे क्वेश्चन।